हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। टरबाइन ड्रेन सिस्टम के इस पार्ट में हम लोग एचपी फ्लश टैंक के बारे में पढ़ेंगे। हाई प्रेशर फ्लश टैंक, इस टैंक में कौन कौन सा ड्रेन लाइन कनेक्टेड है इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने आपका यूएफटी यूनिट फ्लश टैंक पे, स्टीम ड्रेन फ्लश टैंक, मॉल ड्रेन पे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। जो भी फ्रेंड्स उस पार्ट को नहीं देखे हैं कृपया टरबाइन ड्रेन सिस्टम के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देखें। आपको यूएफटी में कौन कौन सा ड्रेन कनेक्टेड है, आपका एसडीएफटी में कौन कौन सा ड्रेन कनेक्टेड है, एटमॉस्फेरिक ड्रेन किस किस लाइन में रहता है, आपका एचपी टरबाइन एंड आईपी टरबाइन का जो स्टीम सर्किट का डायग्राम जिसमें आपका वार्म अप लाइन का क्या पर्पस है, सीआरएच एनआरवी में आपका कौन सा ड्रेन है, का आपका माल ड्रेन का कनेक्शन कहाँ कहाँ पे, सारा डिटेल मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया। तो कृपया टरबाइन ड्रेन सिस्टम का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखें। आपको एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा और उसका लॉजिक क्या है, माल ड्रेन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग लॉजिक क्या है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। इस पार्ट में हम लोग एचपी फ्लश टैंक में कौन कौन सा ड्रेन लाइन कनेक्टेड है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लान से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। अभी तक बहुत सारे फ्रेंड्स मेंबरशिप ले चुके हैं, उन सारे फ्रेंड्स को धन्यवाद और उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड एचपी ड्रेन फ्लश टैंक का हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये आपका क्या है, कंडेंसर है, ये आपका कंडेंसर का पार्ट, ये आपका हॉट वेल है। यहाँ पे आपका एचपी फ्लश टैंक है। ये एचपी फ्लश टैंक का जो लोकेशन होगा फ्रेंड वो सीपी के साइड होगा, मीन्स कंडेंसर के एक साइड में आपका यूनिट फ्लश टैंक, एचडीएफटी और माल ड्रेन होता है। दूसरे साइड जहाँ आपका सीपी पंप है, सीपी पंप के साइड में आपका एचपी फ्लश टैंक एंड एलपी फ्लश टैंक का कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो ये आपका एचपी फ्लश टैंक है। एचपी फ्लश टैंक का जो टॉप पोर्शन है वो कंडेंसर के साथ कनेक्टेड रहता है, बॉटम पार्ट जो होता है वो हॉट वेल के साथ कनेक्शन होता है। जो भी अगर इस लाइन में स्टीम होगा वो आपको इस लाइन के तहत कंडेंसर में आएगा, वो स्टीम कूल होकर आपका हॉट वेल में कनेक्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। और यहाँ से जो भी आपका वाटर रहेगा वो आपका इस ड्रेन सिस्टम से डायरेक्टली आपका हॉट वेल में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए एचपी फ्लश टैंक में आपका कौन कौन सा लाइन है, इसको देखिए फ्रेंड। जितना भी आपका ड्रेन सिस्टम होता है सब में आपका मोटराइज वाल्व या न्यूमेटिक वाल्व रहता है, जहां पे आपको कंट्रोल करना है, जिस ड्रेन सिस्टम को आपको कंट्रोल करना है उस वहां पे आपका न्यूमेटिक वाल्व दे देता है, और जहां पे आपको फुल ओपन एंड क्लोज करना है तो वहां पे मोटराइज वाल्व दिया जाता है। और चाहे न्यूमेटिक वाल्व हो या मोटराइज वाल्व हो, उसके आगे एंड पीछे मतलब अप स्ट्रीम साइड एंड डाउन स्ट्रीम साइड में आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व रहता है। तो जितना भी लाइन आप देखिएगा फ्रेंड वो इसी प्रकार का अरेंजमेंट रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपका फ्रेंड ए बी सी डी, ये जो आपको दिख रहा है फ्रेंड, जहाँ पे आपको देखिए ए बी सी डी चारों में आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है, यहाँ पे आपका न्यूमेटिक वाल्व है, ये आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है, चारों में देखिए। ठीक है, पहले हम लोग ए बी सी डी लाइन का देखते हैं, ये कौन सा लाइन है। ये चारों लाइन में आप क्या देख रहे हैं फ्रेंड कि आपका न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व है और इसके अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम साइड में आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व है। ये क्या है, ए बी सी डी देखिए फ्रेंड, ये आपका एचपी हीटर का इमरजेंसी ड्रिप लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एचपी हीटर 5A, 5B, एचपी हीटर 6A एंड 6B, 4 हो गया। तो 4 का इंडिविजुअल अलग अलग सारे एचपी हीटर का इमरजेंसी ड्रिप है। मींस इमरजेंसी ड्रिप 5A का, इमरजेंसी ड्रिप 5B का, इमरजेंसी ड्रिप आपका 6A का एंड इमरजेंसी ड्रिप आपका 6B का होता है। तो फ्रेंड थोड़ा सा हम लोग इसमें डेप्थ में जाते हैं कि आप एचपी हीटर के पेज में आप देखिएगा फ्रेंड कि एचपी हीटर में आपका एक नॉर्मल ड्रिप होता है, एक आपका इमरजेंसी ड्रिप होता है। ये ड्रिप का मतलब क्या होता है, ये ड्रिप क्या होता है कि अब देखिएगा फ्रेंड एचपी हीटर में एक्सट्रैक्शन लाइन होता है। जैसे एचपी हीटर 5A, 5B में आपका आईपी से टैपिंग लेके आईपी टरबाइन का जो स्टीम हम लोग एक्सट्रैक्शन स्टीम निकालते हैं और वहां से आपको एचपी हीटर 5A, 5B को हम लोग स्टीम सप्लाई करते हैं। और एचपी हीटर 6A, 6B में जो एक्सट्रैक्शन स्टीम का जो लाइन है वो आपका सीआरएच से लेता है।
तो फुल लोड में दिखेगा फ्रेंड कि एचपी हीटर 5A और 5B में जो स्टीम का जो लाइन है उसका आपका प्रेशर 17 kg के आसपास रहता है और टेम्परेचर आपका 400 से 410 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। एचपी हीटर 6A एंड 6B में जो स्टीम का जो सोर्स है वो CRS से होता है, जहां इसका प्रेशर जो है वो 44 से 45 kg और 350 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जो आपका CRS का टेम्परेचर और प्रेशर होगा वही आपका एचपी हीटर 6A 6B का स्टीम एक्सट्रैक्शन स्टीम का प्रेशर होता है। ठीक है, तो जितना भी आपका एचपी हीटर है, एचपी हीटर 5A उसका नॉर्मल ड्रिप होता है और इमरजेंसी ड्रिप होता है। तो ड्रिप का मतलब क्या होता है कि जो आपका स्टीम आता है, तो एचपी हीटर क्या है, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर होता है, जहां आपका ट्यूब में आपका वाटर रहता है, ये आपका यू शेप का ट्यूब रहता है और सेल साइड में आपका स्टीम का पार्ट रहता है। एचपी हीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर का मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया फ्रेंड्स, आप एचपी फीड वाटर साइकिल में जाएं, प्लेलिस्ट के फीड वाटर साइकिल में, वहां पे आपको एचपी हीटर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन, एचपी हीटर का चार्जिंग, एचपी हीटर का आइसोलेशन का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो एचपी हीटर में जो स्टीम आता है वो अपना हीट किसको देता है, वाटर को देता है। वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है और स्टीम का टेम्परेचर आपका डिक्रीज होता है, वो कंडेंस हो जाता है। जो स्टीम कंडेंस होता है उसी को हम लोग ड्रिप कहते हैं। तो ये जो कंडेंस स्टीम होता है इसका भी कुछ प्रेशर एंड द टेम्परेचर होता है। तो नॉर्मल ड्रिप देखिए क्या होता है कि नॉर्मल ड्रिप आप देखिएगा फ्रेंड, तो जैसे आपका एचपी हीटर 5A 6A सीरीज होता है, एचपी हीटर 5B 6B सीरीज होता है। तो आप सबसे पहले एचपी हीटर 6A का देखते हैं। एचपी हीटर 6A का जो नॉर्मल ड्रिप होगा वो उसका कनेक्शन कहां पे होगा, आपका एचपी हीटर 5A में होगा। मींस एचपी हीटर 6A में जो स्टीम आता है वो कंडेंस होकर जब वाटर बनता है और उसका भी कुछ टेम्परेचर होता है, जनरली उसका टेम्परेचर आपका 205 से 210 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जिसको हम लोग ड्रेन टेम्परेचर कहते हैं। तो इस हीट का भी हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, जो आपका वाटर होता है आपका नॉर्मल ड्रिप के थ्रू हम लोग एचपी हीटर 5A में डाल देते हैं। तो ये आपका नॉर्मल ड्रिप होता है। मींस एचपी हीटर 6A का जो नॉर्मल ड्रिप होता है वो एचपी हीटर 5A में आता है। ठीक है, और एचपी हीटर 6A में आपका इमरजेंसी ड्रिप भी है, जो कि डायरेक्टली आपका एचपी फ्लश टैंक में कनेक्टेड होता है। तो नॉर्मल ड्रिप इमरजेंसी ड्रिप का क्या फंडा है, नॉर्मल कंडीशन में आप चूंकि एचपी हीटर 6A का जो स्टीम जब कंडेंस होके वाटर बनता है, स्टिल उस वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 205 से 210 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आप क्या चाहते हैं, उस हीट का और यूटिलाइज करना चाहते हैं। अगर आप उस हीट को डायरेक्टली यहाँ देते हैं तो ये आपका वेस्टेज ऑफ हीट हो जाता है। तो उस हीट का हम लोग यूटिलाइज क्या करते हैं कि उसको, उस ड्रिप को हम लोग एचपी हीटर 5A में डाल देते हैं, और ताकि जो एचपी हीटर में जो आपका फीड वाटर आ रहा है उसको आप हीट कर सकें, और एचपी हीटर 5A में अपना एक्सट्रैक्शन स्टीम भी आ रहा है। ये दोनों आपस में मिलके एचपी हीटर में जो आपका फीड वाटर आता है उसको हीट करता है, हीटिंग करता है। ठीक है, तो आपका एचपी हीटर 5A का भी एक नॉर्मल ड्रिप है और एचपी हीटर 5A का इमरजेंसी ड्रिप भी है। तो एचपी हीटर 5A का जो नॉर्मल ड्रिप होगा वो आपका डायरेक्टर में डायरेक्ट चला जाएगा। तो आपका क्या है, नॉर्मल, अगर नॉर्मल ड्रिप का आप पाथ देखेंगे तो एचपी हीटर 6A का नॉर्मल ड्रिप आपका एचपी हीटर 5A में आता है, एचपी हीटर 5A का जो नॉर्मल ड्रिप होता है वो डायरेक्टर में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार आपका एचपी हीटर 6B का जो नॉर्मल ड्रिप होगा वो एचपी हीटर 5B में आता है, एचपी हीटर 5B का जो नॉर्मल ड्रिप होगा वो आपका डायरेक्टर में चला जाता है। ये आपका नॉर्मल ड्रिप का फंडा होता है। अब इमरजेंसी ड्रिप क्या होता है, हर एक एचपी हीटर में अपना इमरजेंसी ड्रिप लाइन होता है, जो कि आपको डायरेक्टली आपका एचपी फ्लश टैंक में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेटिंग करते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड कि नॉर्मल ड्रिप में भी आपका कंट्रोल न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व है और इमरजेंसी ड्रिप में भी आपका क्या है, न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व होता है। तो लेकिन यहां पर देखिए बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आएगा फ्रेंड कि आप चाहते हैं कि एचपी हीटर का लेवल भी मेंटेन रहे। हर एचपी हीटर का लेवल आपका 300 mm के आसपास आपको मेंटेन भी रखना है। वो लेवल बढ़ने से घटने से क्या इफेक्ट पड़ता है इसका मैंने डिटेल वीडियो बना दिया, आप उसको देखेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि उसका एक नॉर्मल जो लेवल है वो 300 mm के आसपास मेंटेन रहे।
तो जो नॉर्मल ड्रिप का जो न्यूमेटिक वाल्व है उसके पीआईडी में जाके हम लोग सेट पॉइंट 320 डाल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एचपी हीटर का लेवल 320 से जैसे इंक्रीज करेगा तो नॉर्मल ड्रिप उसको कंट्रोल करके उसको लेवल को 320 मेंटेन करने का कोशिश करेगा। अगर आपका लेवल किसी कारण से डिक्रीज होकर 300 चला जाता है तो नॉर्मल ड्रिप का जो न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व होता है वो अपने आप को थोड़ा क्लोज कर लेगा ताकि आपका एचपी हीटर का लेवल 320 के आसपास मेंटेन रहे। अब किसी कारण से अगर आपका नॉर्मल ड्रिप लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, आपका लेवल बढ़ता बढ़ता 330, 340, 350 हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका इमरजेंसी ड्रिप एक्शन में आता है। इमरजेंसी ड्रिप क्या होता है? ये जो आपका न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व होता है इसका भी सेट पॉइंट पीआईडी में जाके हम लोग 340 डाल देते हैं, उससे थोड़ा सा 20 ज़्यादा डाल देते हैं कि अगर एचपी हीटर का लेवल इंक्रीज होता अगर 320 हो जाता है तो ये आपका न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व जो होता है ये आपका ऑपरेट हो जाएगा और एचपी हीटर का लेवल 340 के आसपास मेंटेन रखने का कोशिश करेगा। इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं इमरजेंसी ड्रिप, क्योंकि अगर इमरजेंसी ड्रिप ऑपरेट नहीं होता है और एचपी हीटर का लेवल अगर इंक्रीज होता जाता है तो एचपी हीटर हाई लेवल में आपका ट्रिप हो जाएगा। एचपी हीटर ट्रिप का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी एक्सट्रैक्शन वाल्व है वो सब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ फीड वाटर का लाइन थ्रू रहेगा लेकिन एक्सट्रैक्शन स्टीम का जो भी लाइन है तो सबका वाल्व क्लोज हो जाता है। इसका मतलब एचपी हीटर आउट हो गया। तो हाई लेवल लो में लो लेवल में भी अब दोनों कंडीशन में एचपी हीटर आपका ट्रिप करता है। तो अगर आपका इमरजेंसी ड्रिप हम लोग सेट पॉइंट 340 डाल देते हैं, अगर लेवल किसी कारण से 340 ज़्यादा हो जाता है तो आपका ये इमरजेंसी ड्रिप ऑपरेट होकर लेवल को कंट्रोल करेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया आ गया होगा कि नॉर्मल ड्रिप किस प्रकार से काम करता है, इमरजेंसी ड्रिप आपको किस प्रकार से काम करता है। तो ये आपका 5A, 5B, 6A, 6B का ये होता है। और इसका भी बड़ा एक और इंपॉर्टेंट काम है फ्रेंड कि जब आपका टोटल पावर फेल्योर होता है तो टोटल पावर फेल्योर में आपका जो मेन मोटो है कि आपका कंडेंसर में जो भी स्टीम का लाइन है, ड्रेन का लाइन है, उसको आपको आइसोलेट करना चाहते हैं ताकि कंडेंसर का टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। उससे क्या होगा कि आपका जो एलपी टरबाइन का जो डायफ्राम है वो रप्चर ना हो। उसको बचाने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी कंडेंसर में स्टीम का लाइन या ड्रेन का लाइन है उसको आप आइसोलेट करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको टोटल पावर फेल्योर में जो आपका इमरजेंसी ड्रिप है, इमरजेंसी ड्रिप का आपका जो न्यूमेटिकली कंट्रोल वाल्व के पहले और बाद वाला वाल्व को आप क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये चारों वाल्व जो है जो इसके आपको एचपी फ्लश टैंक में जा रहा है, ये चारों वाल्व को आप क्लोज कर देते हैं। मतलब 1 2 3 4 एटलीस्ट आप एक वाल्व को तो जरूर क्लोज कर दीजिए ताकि यहाँ से जो इमरजेंसी ड्रिप का जो लाइन खुले ये आपका एचपी फ्लश टैंक में आ जाए। जो एचपी फ्लश टैंक में आएगा हॉट वाटर, ये क्या होगा आपको कंडेंसर के टेम्परेचर को और इंक्रीज कर देगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ देखिए फ्रेंड आपको EFGH जो है EFGH ये आपका एयर वेंट ऑफ एचपी हीटर है। मतलब हर एचपी हीटर में आपका SMB लाइन होता है जो एयर वेंट के लिए। जब हम लोग एचपी हीटर को इनिशियल में जब स्टीम से चार्ज करते हैं तो SMB का लाइन हम लोग ओपन करके रखते हैं ऐसे में ताकि आपका जो स्टीम इंटर करे तो जो भी उसके अंदर जो एयर है वो एयर को हम लोग निकाल सके, वेंटिंग करा सके। तो SMB होता है ये आपका SMB लाइन जिसमें कि आपका मोटराइज वाल्व होता है जो हमको कंट्रोल रूम से उसको ऑपरेट करते हैं और उसके बाद आपका एक आइसोलेटिंग वाल्व होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इस आइसोलेटिंग वाल्व को नॉर्मल कंडीशन में ओपन ही रखते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं हम लोग मोटराइज वाल्व से। जब इनिशियल में एचपी हीटर को हम लोग चार्ज करेंगे तो ये मोटराइज वाल्व को ओपन रखते हैं। जब एक बार चार्ज हो जाता है तो फिर हम SMB को क्लोज कर देते हैं। इसी SMB लाइन में फ्रेंड एक और मैं चीज ऐड करना चाहता हूं, एक आपका कंटिन्यूअस वेंट लाइन होता है। जब एक बार आपका इनिशियल लाइन चार्ज हो जाता है तो आप SMB को तो क्लोज कर देते हैं, लेकिन आपका क्योंकि एचपी हीटर में आपका स्टीम कंटिन्यूअस आ रहा है और स्टीम जब कंडेंस होता है तो नॉन कंडेंसेबल गैस आपका निकलता रहता है। स्टीम जब भी कंडेंस करता है तो नॉन कंडेंसेबल गैस जो होता है वो आपका निकलता है और उस गैस को आपको कंटिन्यूअस एचपी हीटर से निकालना होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक आपका कंटिन्यूअस वेंट लाइन होता है। जैसे SMB है, SMB को तो आप ओपन तभी तक रखते हैं जब तक वो आपका एचपी हीटर चार्ज नहीं होता है। जब एक बार एचपी हीटर आपका चार्ज हो जाता है तो आप इस मोटराइज वाल्व को क्लोज कर देते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस वेंट जो पतला सा लाइन होता है इसी SMB लाइन में आपको कनेक्ट होता है।
तो वो कंटिन्यूस वेंट का लाइन क्या होता है कि जब भी स्टीम आपका आ रहा है, चूंकि वो तो आपका स्टीम कंटिन्यूस आ रहा है एसपी हीटर में, तो कंटिन्यूस उसका कूलिंग हो रहा है, जैसे कूलिंग हो रहा है तो नॉन कंडेंसेबल गैस रिलीज करता है, उस गैस को आपको एचपी प्लस टैंक में लाना है। तो उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूस वेंट को ओपन करके उस लाइन में सिर्फ आपका मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है और कुछ भी लाइन उस लाइन में और कोई वाल्व नहीं होता है। कंटिन्यूस वेंट में आपका सिर्फ मैनुअल आइसोलेटिंग वाल्व होता है, उस वाल्व को हम लोग ओपन करते हैं, वो आपका लाइन इसी एसएमबी वाले लाइन में कनेक्ट होता है और वहां से आपका एचपी फ्लश टैंक में आता है और उसको हम लोग रिलीज कर देते हैं। तो एचपी हीटर में आपका एक एसएमबी लाइन होता है, नॉर्मल एयर वेंट लाइन, और एक आपका कंटिन्यूस वेंट लाइन होता है। ये अब आई और जे लाइन को, इसमें आपका मैनुअल वाल्व और मोटराइज वाल्व होता है। ये आई और जे क्या है, वो एक्सट्रैक्शन 6A 6B का लाइन ड्रेन लाइन है। मतलब आपका जो एक्सट्रैक्शन लाइन जो सीआरएस से निकालते हैं, उसके बाद उसका 2 ब्रांच बनता है, एक आपका एचपी हीटर 6A में जाता है, एक आपका एचपी हीटर 6B में जाता है। तो वहाँ पे एक आपका एक लाइन ड्रेन लाइन होता है जिसको हम लोग EXV 101 EXV 102 नाम है इसका, और ये जो लाइन होता है वो एचपी फ्लश टैंक में ही कनेक्टेड होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड। जब हम उस एचपी हीटर, जब उस स्टीम को हम पहली बार चार्ज करते हैं, लेते हैं, तो उसमें जो भी आपको कंडेंस स्टीम होगा, जो भी होता है, हमको EXV 101 EXV 102 को ओपन करके उस लाइन को हम लोग प्रॉपर हीटिंग करते हैं, जो भी उसमें नॉन कंडेंसेबल गैस रहता है उसको निकालते हैं। और जब उसको हम लोग एक बार चार्ज कर लेते हैं, जब एक्सट्रैक्शन वाल्व को चार्ज कर देते हैं, तो ये आपका मोटराइज वाल्व होता है, वो ऑटो में क्लोज हो जाता है। अगर क्लोज नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। मीन्स एचपी हीटर 6A एंड 6B का जो मेन आपका एक्सट्रैक्शन लाइन में जो मोटराइज वाल्व है, जब वो वाल्व को आप ऑपरेट कर देते हैं एक बार, तो उसका जो उस लाइन का जो लाइन ड्रेन है उसको आपको क्लोज कर देना है। ठीक है। तो इस लाइन का और एक और इंपॉर्टेंस क्या है कि जब आपका मेन एक्सट्रैक्शन वाल्व को आप क्लोज करते हैं तो आपका ऑटो में आपका ये वाला वाल्व ओपन हो जाता है, EXV 101 EXV 102। तो अगर आपको इसका जरूरत नहीं है, आप चाहते हैं कि वो वाल्व क्लोज रहे और एक्सट्रैक्शन वाला लाइन भी आपका क्लोज रहे, तो आपको फिर इसको क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा लॉजिक होता है कि जैसे आप मेन वाल्व को, जो 6A 6B में जो मेन लाइन स्टीम का लाइन आ रहा है, अगर उसमें जो मोटराइज वाल्व उसको आप क्लोज करते हैं तो ये ऑटो में आपका ओपन हो जाता है। ठीक है। ये पतला सा आपका लाइन ड्रेन सिस्टम है, इसलिए दिया हुआ है। आपका देखिए के और एल देखिए फ्रेंड, यहाँ पे है TDBFP जो आपका आगरा एंड बॉम्बे है, 2 TDBFP रहता है, उसका ग्लैंड सील स्टीम लाइन ड्रेन। आपका TDBFP को सीलिंग करने के लिए आपका सील स्टीम लाइन होता है, और ये जो TDBFP का जो सीलिंग करने के लिए हम लोग कहाँ से सीलिंग करते हैं, आपका APRDS सिस्टम से हम लोग सीलिंग करते हैं। ठीक है। PRDS सिस्टम को एक लाइन लाते हैं और उससे हम लोग दोनों TDBFP को सील प्रोवाइड करते हैं। तो उसका ग्लैंड सील स्टीम लाइन का ये लाइन ड्रेन है, ये आपका क्या है, लाइन ड्रेन है, और ये लाइन ड्रेन आपका एचपी ड्रेन फ्लश टैंक में ही कनेक्टेड होता है। ये MNO, ये कौन सा लाइन है, देखिए MNO, देखिए M और N क्या है कि आपका जो TDBFP को रोलिंग करने के लिए या उसको लोड करने के लिए आपके पास स्टीम का 3 सोर्स होता है फ्रेंड। एक आपका IP एक्सट्रैक्शन से हम लोग टैपिंग लेते हैं, एक आपका CRS लाइन से होता है, एक आपका APRDS सिस्टम से होता है कनेक्शन। तो उसमें देखिएगा फ्रेंड, आपका जो कंट्रोल वाल्व होता है, एक होता है एक्सोडी कंट्रोल वाल्व, एक होता है आपका मेन कंट्रोल वाल्व होता है। तो एक्सोडी कंट्रोल वाल्व जो होता है उसमें कौन सा स्टीम लाइन कनेक्टेड है, आपका ये जो आपका PRDS और CRS लाइन से होता है। बाद में क्या होता है, जब ACB से जब लाइन निकलता है, वहां से आपका जो IP एक्सट्रैक्शन स्टीम का लाइन कनेक्टेड हो जाता है, फिर वहां से ये तीनों मिलके आपका मेन कंट्रोल वाल्व में आता है। तो स्टीम का आपका 3 सोर्स होगा, APRDS, CRS लाइन और IP एक्सट्रैक्शन का लाइन होता है। फुल लोड में IP एक्सट्रैक्शन स्टीम सफिशिएंट उसका प्रेशर होता है, आपका ACB और क्लोज ही रहता है। जब आपका लोड डिक्रीज होता है तो आपका IP एक्सट्रैक्शन स्टीम का प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। तो देखिएगा कि अगर आपका ACB उस समय अगर ऑपरेट नहीं करते हैं तो आपका जो मेन कंट्रोल वाल्व है वो फुल ओपन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, लो लोड में जब आपका मेन कंट्रोल वाल्व आपका 70-80% से ज़्यादा ओपन हो जाता है, तो हम लोग उससे पहले ही क्या करते हैं कि लाइव स्टीम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग ACB को ऑपरेट करते हैं। उसमें हम लोग सेट पॉइंट डाल देते हैं
4 kg, 4.2 kg या 4.5 kg, तो उसके हिसाब से जैसे लाइव स्टीम का प्रेशर डिक्रीज करेगा आपका एसीबी ऑपरेट होगा, ताकि आपका लाइव स्टीम का प्रेशर को 4.5 मेंटेन करेगा। तो उस समय आपका एसीबी ऑपरेट होगा तो दिखेगा कि उस समय जो मेन कंट्रोल वाल्व होता है थोड़ा सा थ्रॉटल शुरू हो जाएगा और ड्रम लेवल को अच्छे से कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट रहता है। तो जो आपका सीआरएस का लाइन जो टीडीबीएपी आगरा में जाता है, टीडीबीएपी बम्बई में जाता है, तो जो लाइन जा रहा है उस लाइन का एक ड्रेन सिस्टम होता है, वही आपका ड्रेन लाइन है एम और एन। ये क्या है? सीआरएस टू टीडीबीएपी ए एंड टीडीबीएपी बी लाइन ड्रेन, ये आपका लाइन ड्रेन है। ठीक है, जिसमें कि आपका मोटराइज वाल्व होता है। और एक आपका देखिए ओ है फ्रेंड, ये आपका जो आपका सीआरएस जो डायरेक्टर पैगिंग के लिए जो लाइन जा रहा है, जो आपका डायरेक्टर पैगिंग करने के लिए जो लाइन जा रहा है, उस लाइन का आपका ये ड्रेन सिस्टम है। तो डायरेक्टर पैगिंग का भी आपका सोर्स कितना है? 3 सोर्स है, एक सीआरएस है, एक आईपी एक्सट्रैक्शन लाइन है और एक आपका पीआरडीएस लाइन होता है। तो जो आपका सीआरएस से डायरेक्टर पैगिंग करने के लिए जो लाइन जा रहा है, उसी लाइन का आपका ये ड्रेन सिस्टम है। इसके अलावा एचपी फ्लश टैंक में और भी बहुत सारा लाइन कनेक्टेड होता है। जैसे आपका जो एक्सट्रैक्शन लाइन जो एचपी हीटर 5A एंड 5B में जा रहा है, उस लाइन में भी आपका ड्रेन सिस्टम है, जिसका हम लोग EXB 147 नाम है। EXB 147 ये लाइन कौन सा है कि एक्सट्रैक्शन लाइन ड्रेन टू एचपी हीटर 5A एंड 5B। जो आईपी एक्सट्रैक्शन स्टीम का जो लाइन 5A 5B में जाता है, उसमें भी आपका एक ड्रेन लाइन है। जैसे आपका 6A 6B में भी आपका लाइन ड्रेन था, उसी प्रकार एक्सट्रैक्शन जो 5A 5B में जा रहा है, उस लाइन में भी आपका लाइन ड्रेन होता है, जो कि आपका EXB 147 वो आपका एचपी फ्लश टैंक में कनेक्टेड होता है। फिर फ्रेंड आपका टीडीबीएपी आगरा हो या टीडीबीएपी बम्बई, उसमें दोनों में आपका इमरजेंसी स्टॉप वाल्व होता है। तो इमरजेंसी स्टॉप वाल्व से ठीक पहले आपका एक ड्रेन लाइन होता है, ठीक है, जो कि आपका CRH भी कुछ नंबर रहता है। ठीक है, तो इमरजेंसी स्टॉप वाल्व के ठीक पहले आपका एक ड्रेन सिस्टम होता है, जो कि आपका एचपी फ्लश टैंक में कनेक्टेड होता है। ये दोनों टीडीबीएपी के लिए अलग अलग आपका ड्रेन सिस्टम है, जो कि आपका एचपी फ्लश टैंक में कनेक्टेड होता है। और फ्रेंड आपका जो मेन टरबाइन है, मेन टरबाइन में जो आपका ग्लैंड स्टीम का जो लाइन है, उस लाइन में भी आपका एक ड्रेन सिस्टम होता है, जो आपका माउ 10 के पहले आपका जो एक ड्रेन लाइन है, वो भी आपका एचपी ड्रेन फ्लश टैंक में ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो मेन टरबाइन का जो माउ 10 के पहले जो आपका ड्रेन लाइन है, जो ASB करके आपका कुछ नंबर रहेगा 152 समथिंग, तो वो आपका एचपी फ्लश टैंक में कनेक्टेड होता है। इसके अलावा दोनों टीडीबीएपी का जो ऑक्सिलरी स्टीम लाइन है, जो आपका लाइव स्टीम में जाता है, ACB में जा रहा है, जैसे CRS लाइन में जा रहा है, उसका अपना लाइन ड्रेन सिस्टम है, और एक ACB आपका APRDS सिस्टम का जो लाइन जा रहा है, उस लाइन में भी आपका ड्रेन सिस्टम है। जो दोनों टीडीबीएपी में, टीडीबीएपी A टीडीबीएपी B दोनों में आपका ऑक्सिलरी स्टीम लाइन जा रहा है, तो वो उस लाइन में भी ब्लॉक वाल्व से पहले आपका एक ड्रेन सिस्टम होता है, जो कि एचपी ड्रेन फ्लश टैंक में जाता है। तो इस तरह से आपका एचपी ड्रेन फ्लश टैंक में कौन कौन सा लाइन कनेक्टेड है, उस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों उसका यूज है, उसके बारे में आपको जानकारी मिला। तो फ्रेंड अगर कुछ भी डाउट हो इस एचपी फ्लश टैंक से रिलेटेड, आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपका उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।